जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 5 मार्च 2025 और चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को गाइज एंड तक जरूर देखिएगा। और ये ज्ञान सर है गाइज, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। यूपीपीसीएस में तो अभी 4 डाला है। ये मान के चलो कि आप देख सकते हो टेलीग्राम के चैनल पर जाकर इतने सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। आपके सामने प्रूफ है, जाके देखना। और अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करो, इवन यूके पीएससी, आर ओ ए आर ओ बी ओ यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बोल दो कि आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, उसकी डिटेल्स ले लो और आप बता देना कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर जो है वो रेगुलरली फॉलो करते हो, तो हो सकता है कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। और हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो भी आप ग्रुप को जो है हमारे ज्वाइन कर सकते हो, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो देखिए गाइज, ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग जो है वो काफी डिटेल में जो है वो कवर अप करेंगे। और आपको रूल ऑलरेडी पता है कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है और जो भी चीज मैं बताते जाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना है। और फिर हर एक टॉपिक के बीच में और एंड में मैं आपको जो है वो नोट्स लिखवाऊंगा कि क्या क्या चीजें काम की है, क्या क्या चीजें काम की नहीं है। और मैं आप लोग के 1 मिनट कमेंट्स देख लेता हूँ। प्रीति मिश्रा, बहुत बढ़िया, आपके आंसर्स आए हैं। शगुन, बहुत बढ़िया। ईशा ठाकुर, आयुष गुप्ता, पायल भारती, फैंटेस्टिक। आयुषी सिंह, समीर भटनागर, वेरी गुड यार। इसी प्रकार से जो है वो रेगुलर आंसर जो है वो देते रहिए। बहुत जल्दी जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो होके रहेगा। चलो, अब समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपको ध्यान से जो है वो टॉपिक को जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना है। और जितनी चीज मैं बोलूंगा सिर्फ उतनी चीज जो है वो आपको नोट्स में बनानी है। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में प्रॉक्सी लीडरशिप की समस्या से जुड़ा हुआ है। प्रधानपति, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा। अरे वो पंचायत, आपने वेब सीरीज देखी है ना, तो आपने देखा होगा कि एक्चुअली जो मेन प्रधान जो होती है वुमेन होती है, बट एक्चुअली उनके हस्बैंड जो होते हैं वो पूरी पावर अपने पास जो है वो रखते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता ही है कि जो रिजर्व सीट जो होती है महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं को जो है वो नाम के लिए जो है वो खड़ा जो है वो किया जाता है सीट्स गैदर करने के लिए, बट एक्चुअल में जो पूरा काम जो है वो उनके हस्बैंड करते हैं। तो आज इसी मुद्दे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में प्रॉक्सी लीडरशिप का मुद्दा इसको कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट है। तो पंचायती राज का उद्देश्य गाइस लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। यस, इसलिए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया था कि ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी जो है वो पहुंचाई जा सके। यस, ताकि लोग अपनी लोकल गवर्नेंस का हिस्सा बन सकें, लोकल शासन का हिस्सा बन सकें। लेकिन प्रधानपति कल्चर की वजह से इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की रियल अथॉरिटी जो है वो कमजोर हो रही है। तो ये है मेन मुद्दा, लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 2023 में जो है वो एक पैनल जो है वो बनाया था और उन्होंने रिकमेंडेशन दिए कि भाई आप उपाय लेकर आओ ये प्रधानपति के कंसेप्ट को रोकने के लिए। तो रिपोर्ट जो आई, ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड रोल्स इन पंचायती राज systems and institutions, elimination effort for proxy participation। तो ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट ने जो है वो रिफॉर्म्स सजेस्ट किए, पेनाल्टीज के बारे में बात करी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो उसके बारे में बताया। फिर ये मिनिस्ट्री, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है उसने वो इम्प्लीमेंट करेगी इन रिकमेंडेशन को और इंश्योर करेगी कि वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ऑटोनॉमी मिले, यानी कि उन्हीं के पास पावर रहे और प्रधानपति का जो प्रैक्टिस है, जो कंसेप्ट है, वो उसको खत्म किया जाए। अब देखो, मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा क्या है, आओ उसको समझते हैं। पहला तो प्रधानपति का फिनोमेना समझ लो। बहुत जगह देखने को मिलता है कि महिला सरपंच या प्रधान के पति या कोई पुरुष रिश्तेदार ही मतलब सत्ता का असली उपयोग करता है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का उल्लंघन है, जो महिलाओं को लोकतांत्रिक सशक्तिकरण देना चाहता है। तो यहां पर होता ही अक्सर देखने को मिलता है। तो पहला मुद्दा तो यही है ना, लिखने की आपको इसमें जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि भाई सरपंच पति या मुखिया पति या प्रधानपति, जिस टर्म को हम लोग जो है वो जानते हैं, ये समझने वाला बस टॉपिक है। आपको पता है कि भारत में 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत हैं, 2.63 लाख से ज्यादा, जिसमें 46.6% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव महिला हैं, यानी कि लगभग 15 लाख के आसपास जो है वो हम लोग को महिला देखने को मिल रही है। 15.03 लाख, 46% है ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 32.26 लाख में से।
अब डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और क्या प्रॉब्लम्स है, तो आपको पता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण से महिला एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। वही पैट्रियार्कियल जो समाज है हमारा, उसके जो नॉर्म्स है, पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा, उस कारण जो है वो महिलाओं को मतलब वो पीछे खींच दिया जाता है। सिर्फ रिजर्व सीट के लिए जो है वो महिला को जो है वो आगे खड़ा कर दिया गया, फेस बना दिया गया, बट एक्चुअल में पूरा काम जो होता है वो पुरुष करना है। इस चीज को खत्म करना है, इस प्रैक्टिस को खत्म करना है, जो आगे चल के आप ऑफिसर बन के खत्म करोगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल भी कई बार इन केसेस को इग्नोर करते हैं। महिला अगर जो है वो लड़ने की कोशिश करती है अपने हक के लिए, तो उन्हें धमकी दी जाती है या हिंसा का उनको सामना करना पड़ता है ना। तो ये चीजें हैं। और फिर इसके अलावा स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि महिला जो है उनको फेस करनी पड़ती है, उनको समाज से हटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ऐसी पेनाल्टी वो फेस करती है, सोसाइटी की पेनाल्टी जिसको बोलते हैं। अब देखो, जो प्रॉब्लम होती है वो इसका सोल्यूशन है। पहली चीज, तो जो भी पुरुष रिश्तेदार प्रॉक्सी लीडरशिप करता है, यानी कि महिला की सीट पर जो है वो खुद हक जमाता है, राइट, या मेन काम वही कर रहा है, बाकी महिला को सिर्फ नाम के लिए रखा है, ऐसी प्रैक्टिस अगर सामने आती है तो उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उपाय होने चाहिए, जैसे इलेक्टेड महिला लीडर्स डिसीजन मेकिंग में सशक्त हो सके। फिर केरल के मॉडल की तरह वार्ड लेवल कमेटी में जेंडर स्पेसिफिक कोटा जो है वो होने चाहिए। एंटी प्रधानपति अवार्ड, जिसमें उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो प्रॉक्सी लीडरशिप का विरोध कर रहे हैं। वुमेन ओम्बड्समैन की नियुक्ति, जो महिला रिप्रेजेंटेटिव की कंप्लेंट जो है वो हैंडल कर सके। तो ऐसी चीजें हैं। ग्राम सभा के अंदर पब्लिक स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो शपथ लेने वाली जो होती है ना, समारोह शपथ ग्रहण करने का, वो ग्राम सभा के सामने जो है वो लाया जाए, जिसमें सबको जो है वो समझ में आए कि भाई महिला प्रधान की अथॉरिटी स्टैब्लिश की जा रही है। महिला पंचायत लीडर्स का एक फेडरेशन जो है वो तैयार करो, बनाओ। महिला पंचायत जो नेता है उनका संघ बनाओ, जिससे कि वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके और एक दूसरे को सपोर्ट जो है वो कर सके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, जिससे महिला जो इतनी भी रिप्रेजेंटेटिव है, महिला रिप्रेजेंटेटिव, उनको शासन की स्किल दी जाए, उनको सिखाया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रशासन कैसे चलाना है। एआई पावर्ड रियल टाइम लीगल और गवर्नेंस सपोर्ट, जो वर्नैकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल हो, मतलब कि लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो, ऐसा उनको सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराओ, जिससे कि वो सीख सके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। जिसमें इलेक्टेड महिला लीडर्स की पार्टिसिपेशन ट्रैक की जाए, उसके लिए एक पंचायत निर्णय पोर्टल जो है वो लेकर आओ। तो इन सब चीजों का उपयोग करो। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है महिलाओं के लिए होने चाहिए, वो भी उनकी आम लोकल भाषा में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटी, इनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया जाए, जिससे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए जाए। ठीक है। तो ये चीजें हैं। बस प्रीलिम्स के लिए आप दो तीन चीजें जो है वो थोड़ी सी ध्यान में जो है वो रखिएगा, जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उसकी प्रोविजन के बारे में, प्रधानपति के फिनोमिना के बारे में वुमेन रिजर्वेशन पंचायती राज में जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। केरला का पंचायती राज मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या आज की डेट में लोकल गवर्नेंस में महिला चैलेंज फेस कर रही है, तो ये प्रधानपति का कॉन्सेप्ट आप मेंशन कर सकते हो। महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये वीआर टेक्नोलॉजी मेंशन जो है वो कर सकते हो। पोर्टल्स के बारे में मेंशन कर सकते हो, है ना। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको डील करना है, जो मैंने भी आपको बताया। बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, मेनली बस यही टॉपिक था। पैनल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता ही दिया है ना। बस दैट्स इट। इसमें लिखने की जो है वो कुछ खास जो है वो आवश्यकता नहीं है, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में आज आप पढ़ेंगे, ये आपका टास्क है, लिख लो। आर्टिकल 243D लिख लो, आर्टिकल 40 लिख लो। ये पॉलिटी के अंदर हम लोग कवर करवाते हैं डिटेल में, इसके नोट्स भी बनाते हैं, तो इसलिए अभी करंट अफेयर्स में इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करना और इसको आज बहुत अच्छे से पढ़ना इसको डिटेल में।
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पीसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1996 का। ठीक है। पब्लिक कैंपेन चलाए जाएं जिससे कि ये पेट्रियार्कियल नॉर्म्स जो है उनको खत्म किया जाए, सोसाइटी में महिलाओं को सशक्त किया जाए, है ना। उनको लीगल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ट्रेनिंग जो है वो दी जाए प्रशासन करने की या शासन करने की। चलो, क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है चंपकम दोराई राजन केस से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो 1951 में गाइस चंपकम दोराई राजन केस के दौरान फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच पहला कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। इस केस की वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया ताकि एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जा सके। एजुकेशन में रिजर्वेशन दिए जाने से रिलेटेड टॉपिक है, तो लिख लेना ये चंपकम दोराई राजन केस 1951, पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि एफआर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में टकराव पहली बार जो है वो नजर आया। और यही केस था जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जिसने बर्थ दिया। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक आर्टिकल 54 क्लॉज सॉरी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें एजुकेशन में रिजर्वेशन जो है वो लाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। फिर बाद की जितनी भी जजमेंट्स थे कोर्ट के तो उसको इस केस ने इन्फ्लुएंस किया। जो बहस थी इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और एफर्मेटिव एक्शन पर, सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, इसके बीच के संतुलन पर काफी बहस जो है वो हुई। और बेस जो बनाया गया वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर चंपकम दोराई राजन केस को बनाया गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में, कि एक तरफ लिखेंगे चंपकम दोराई राजन केस, दूसरी तरफ जो है वो लिखा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको थोड़ा केस की समरी बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तो 1948 में मद्रास सरकार ने कम्युनल जियो इशू किया। एक मिनट यार, यहां से बारात निकल रही है शायद तो बहुत साउंड आ रहा है। मैं एक मिनट पॉज करता हूँ, मतलब आपको फर्क तो पड़ेगा नहीं, आपको पता नहीं लगेगा, बट एक मिनट बस मैं अपने साइड से जो है वो ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको बैकग्राउंड जो है वो समझा रहा था। तो 1948 में मद्रास गवर्नमेंट ने जो है वो कम्युनल जियो इशू किया। जो कास्ट और जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, समझते हो ना। जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट एलोकेशन करता था। फिर एक केस आता है चंपकम दोराई राजन, जो एक ब्राह्मण महिला थी। उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया और आर्टिकल 14 के उल्लंघन का आर्ग्यूमेंट दिया। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और आर्टिकल 14 और 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन माना गया। और यह डिसीजन क्लियर करता है कि फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर प्रायोरिटी दी जाए। तो डीपीएसपी के ऊपर हमेशा से प्रायोरिटी जो है वो किसकी है? हाँ, प्रायोरिटी है फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी, ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। इसको ये सब लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, रिलीजन के आधार पर गवर्नमेंट ने जो है एक ऑर्डर पास किया था मद्रास सरकार ने कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर कास्ट और रिलीजन के आधार पर सीट्स एलोकेट करनी है। फिर और गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई आर्टिकल 46 के तहत हम ये चीज कर रहे हैं, जिस कहा गया है कि हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शन के एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। फिर केस लग गया भाई, केस का नाम आपको बस पता होना चाहिए, केस लग गया। केस चैलेंज किया इस ऑर्डर को कि भाई ये तो हमारी राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है ना। और कोर्ट ने इस चीज को जो है वो माना। मद्रास हाई कोर्ट ने जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया था और कहा कि भाई नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये कहा कि कास्ट और रिलीजन जो है ये बेसिकली एजुकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं बनेंगे। और मद्रास सरकार ने अपील करी कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे ने केस जो है वो फाइल किया फिर, राइट मद्रास, क्योंकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया। फिर 5 जजेस की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये कहा कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कि किसी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ भी।
तो उन्होंने यही चीज कही कि हाँ भाई, ये जो गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर आया है, कम्युनल जनरल ऑर्डर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो बेसिकली उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। और ये कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स हमेशा हमेशा डीपीएसपी के ऊपर ही रहेंगी, और पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। बस यही चीज थी गाइस इस टॉपिक के अंदर। इस केस का बस आपको जो है वो नाम पता होना चाहिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। इसमें फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया गया, और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो लाया गया फिर, और अलाउ किया गया कि स्पेशल प्रोविजन जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एससी और एसटीज के लिए लाए जाए। मतलब उन्होंने ये इसलिए ऐड कर दिया जिससे कि कोई केस जो है वो ना लगा सके गवर्नमेंट के ऊपर, अगर वो बैकवर्ड क्लास को, एससी एसटी को एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन दे रहे हैं तो। और फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को जो है वो एक्सपेंड कर दिया। इसके अंदर ये स्टेट पब्लिक ऑर्डर, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये एक बार यूपीएससी क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछ चुकी है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के दायरे में क्या क्या चीजें आती है। तो बिल्कुल आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको, इस ये वाले नोट्स मत बनाना, ठीक है। दिस नोट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बस पढ़ लेना आज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि ये आपके पॉलिटी के अंदर नोट्स बनते हैं। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस हुए, तो आर्टिकल 85 और 174 में चेंजेस किया गया। आर्टिकल 87, 170, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत सारी चीजों में चेंजेस किया, प्रॉपर्टी की चीजों में चेंज किया है ना। तो वो चीजें और इम्पोर्टेंट आपको आर्टिकल्स ध्यान में रखना है। 15 क्लॉज 1 4, 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 17, आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो ऐसी चीजें आ सकती है। गोलकनाथ केस के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये आज पढ़ना आप डिटेल में। गोलकनाथ केस 1967 के बारे में। अब इस केस में यही हुआ था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को जो है वो चेंज कर दिया, और कहा कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं करेगी फंडामेंटल राइट्स को, और एस्टैब्लिश किया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है उसके अंदर। फिर केशव नंदा भारती केस आए, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह का डॉक्ट्रिन हम लोग को जो है वो देखने को मिला, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करता है आर्टिकल 31C को, और ये बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड था, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं तो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून जो भी आर्टिकल 39B और सी के तहत इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वो वैलिड रहेंगे इवन इफ दे कॉन्फ्लिक्टेड विद फंडामेंटल राइट्स, कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो भी। तो इसको डिटेल में पढ़ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जनरल स्टडीज के अंदर जो है वो पूछा जाता है। मिनर्वा मिल केस 1980, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 31C की प्रोटेक्शन जो है वो एक्सपेंड की गई सभी डीपीएसपीस के लिए, प्रायोरिटी दी गई उसको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो ये लफड़ा उस समय का जो है वो चल रहा था इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा, कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में ये लफड़ा था, और इसी कारण इतने सारे अमेंडमेंट्स हम लोग को देखने को मिले। ठीक है। और आज का स्टेटस क्या है, तो फंडामेंटल राइट जो है ये डीपीएसपी के ऊपर ही है, बट पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 को, 39B और सी आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि रिजर्वेशन का सब क्लासिफिकेशन मत करो, है ना, इससे और स्थिति जो है वो खराब होगी, और ग्रुप्स अगर बनेंगे तो और चीज़ें जो है वो खराब होंगी। तो ये चीज़ हम लोग को जो है वो देखने को मिली, बस दैट्स इट। तो उसमें ज़्यादा लिखने वाली टॉपिक जो है वो था नहीं, जितना मैंने आपको बताया वो केस के बारे में, चंपकम दोराई राजन केस, बस उतना जो स्टार्टिंग का मैंने आपको बताया वो लिख लेना, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आज आप पढ़ लेना। और ये सब जो केस है ना, केशव नंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, है ना, बिल्कुल ईयर के साथ ये पूरे केसेस आपको याद रहने चाहिए। मिनर्वा मिल केस, है ना, जैसे गोलकनाथ केस 1967 का, केशव नंदा भारती केस 1973 का, है ना, मिनर्वा मिल केस 1980 का, इन सब चीजों से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे, और मेंस में आएगा कि भाई जुडिशरी का क्या रोल है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्वायत्त इनिशिएटिव। जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, समझते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? एक वेबसाइट मान के चलो, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में से हम लोग सामान खरीदते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वेबसाइट है, राइट, जिसमें जो है वो सेल्स और परचेज जो है वो किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के पर्पस के लिए प्रोडक्ट्स को। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, उसी के अंदर ये आता है स्वायत्त इनिशिएटिव। इसका एम है स्टार्टअप्स, महिला और युवाओं
क्या स्टार्टअप्स महिला और युवाओं को, ऑन्टरप्रेन्योर्स जितने भी हैं, है ना, जितने भी ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं, इनकी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। अब मतलब कि ये लोग जो है, स्टार्टअप जो है वो इस वेबसाइट पर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो एंटर करें, या गवर्नमेंट की क्या डिमांड है उसको इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो देखें और उनके साथ टेंडर जो है वो लें, डील करें। तो इस इनिशिएटिव का छठवीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 19 फरवरी 2025 को न्यू दिल्ली में हुआ। तो आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें इस इनिशिएटिव, स्वायत्त इनिशिएटिव के बारे में जो है वो पता होनी चाहिए। लिखने की जो है वो जरूरत नहीं, सिर्फ बस ये लिख लो, स्वायत्त इनिशिएटिव, स्वायत्त अंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। स्वायत्त अंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऐसा लिखो पहले। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर स्वायत्त इनिशिएटिव है एक। अब इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। लॉन्च हुई थी ये 2019 में, 19 फरवरी 2019 को हुई थी, बस आप 2019 लिख दो। 2019 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव यही था, जितनी भी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज और सेल्फ हेल्प ग्रुप है और युवा हैं, इनकी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ाना। सरकारी खरीदारी में जो है वो इनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाना। लिख लो आप। ठीक है। अब नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मेन मिशन है सोशल इंक्लूजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रांसपेरेंसी। ये तीन चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका मेन मिशन जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में सुगमता, और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, कि सरकार जो भी खरीदारी जो है वो करेगी इस वेबसाइट पर जो है वो डाल दे, जिससे कि लोग जो भी डील दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग टेंडर जो है वो उनको मिल जाए। फॉर एग्जांपल कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, अब आपको अपने ऑफिस के लिए जो है वो चेयर चाहिए, टेबल्स चाहिए, तो आप इस डायरेक्टली वेबसाइट से जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो उस वेबसाइट पर डालेंगे और वहां पर बिडर्स आपको मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। बिडिंग जो है वो लग जाएगी, जो सबसे लोएस्ट में आपको देगा आप उससे उसको टेंडर दे दोगे, अच्छी क्वालिटी का लोएस्ट में, है ना। और ओवर द ईयर स्वायत्त जो है उसने हेल्प किया है डिसमेंटल एंट्री बैरियर्स को, क्योंकि आपको पता है कि भाई छोटे बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट को अगर उन्हें कुछ चीज बेचनी है, तो अब इसके थ्रू ये सब पॉसिबल हो गया है। तो ये चीज है, काफी फायदा मिला इससे। पर्पस इसका यही था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स के थ्रू भी किया जा सके, है ना। फोकस थी ट्रेनिंग, ऑनबोर्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की स्टार्टअप्स के लिए, वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का रोल जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, ये 2016 से स्टैब्लिश किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये भी फैक्ट लिख लेना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये ऑनलाइन, पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम ड्रिवेन प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। मतलब कुल मिलाकर सरकार का आप मान के चलो कि ये वो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिया का नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल के तौर पर ये काम करता है, ये भी लिख लेना। गवर्नमेंट बायर्स जो है टू टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपेरेंटली। अब सरकारी ऑफिस के अंदर जो भी चीज चाहिए तो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो उसमें खरीदारी की जा सकती है। इसके अंदर ह्यूमन का इंटरवेंशन काफी कम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी होती है, करप्शन नहीं होता, है ना। अब इसके फायदे मैं आपको बता दूं, लिखने की जरूरत नहीं है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब तब सिर्फ स्टार्टिंग में 6,300 महिला ही थी जो बिजनेस चला रही थी, और 3400 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे। और आपको पता है 2025 तक 1,77,786 महिला मीडियम स्मॉल इंटरप्राइज वाली, है ना, उद्यम वेरीफाइड वाली रजिस्टर हो चुकी हैं। और आज वुमेन लेड बिजनेस टोटल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सेलर बेस का 8% हिस्सा है। तो 8% वुमेन लेड बिजनेस के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है, की जा रही है। इसके अलावा स्टार्टअप ने 35,950 करोड़ के प्रोक्योरमेंट ऑर्डर कंप्लीट किए। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने 46,615 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट परचेज सिक्योर की। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई। स्टार्टअप रनवे और वुमनिया स्टोर फ्रंट्स लॉन्च किए गए, जो स्टार्टअप और महिला एंटरप्रेन्योर्स की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। 29,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुके हैं, और 1 लाख DPIIT रजिस्टर्ड
स्टार्टअप को ऑनबोर्ड करना है, ये टारगेट है, फ्यूचर का ये टारगेट है। अगर चाहो तो ये टारगेट फ्यूचर वाला आप ध्यान में रख सकते हो। बस यही चीज थी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। प्रीलिम्स में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपसे पूछा जाएगा, स्वायत्त इनिशिएटिव के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको डीपीआईआईटी हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब एमओयू भी जो है वो साइन हुआ है एफआईसीसीआई लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट ई ई मार्केट प्लेस ने, तो ये चाहो तो ये लिख सकते हो, प्रीलिम्स में आ सकता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का एमओयू एफआईसीसीआई एफएलओ के साथ हुआ है, जिसमें 9,500 से भी ज्यादा महिला एंटरप्रेन्योर्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो बस यही है कि आगे चल के और महिलाओं को और स्टार्टअप को पार्टिसिपेट करवाना है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, है ना। देखो मैंने आपको ऑलरेडी वुमनी और स्टार्टअप रनवे के बारे में बता ही दिया था। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लोकल और सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस को इनकरेज जो है वो किया जाए, लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिले, आर्टिशियंस को सपोर्ट मिले, है ना। तो इस चीज पर जो है वो काम करना आज की डेट में जरूरी है। दैट्स इट गाइस, इतना ही था बस इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है। अब आपको बता दें कि हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन के रमन इफेक्ट की खोज 1928 के सम्मान में ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, याद रखना। सीवी रमन, इनका इनका पूरा नाम भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। रमन इफेक्ट जो है वो किसका है? सीवी रमन का, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो रमन इफेक्ट हम बोलते हैं। और 28 फरवरी को जो है वो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। थीम जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए ज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण। तो ये इसकी थीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये थीम भारत के विकसित भारत 2047 विजन से जो है वो लिंक्ड है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सीवी रमन जी के अचीवमेंट्स के बारे में जो है वो चर्चा कर लें। और एक और चीज ये ध्यान में रख लेना, 1986 में पहला ये दिवस मनाया गया, उसके बाद हर साल बनाया जा रहा है। अब जो चीज बता रहा हूँ सीवी रमन जी के बारे में, वो सिर्फ सुन लो और इससे रिलेटेड नोट्स बना लो। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था, तमिलनाडु के अंदर तिरुचिपल्ली में। और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से एमए फिजिक्स करी थी इन्होंने, फिजिक्स में एमए। इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई 1928 में, है ना। इसने एक्सप्लेन किया कि कैसे लाइट जो है वो इंटरेक्ट करती है मॉलिक्यूल्स के साथ। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1948 में इसका फाउंडेशन हुआ। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स 1926 में फाउंडेशन किया गया। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस 1934 में फाउंडेशन जो है वो किया गया। इवन एटॉमिक फिजिक्स, ऑप्टिक्स, अकूस्टिक्स, एक्सरे स्टडीज में भी इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा से रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट। फिर इसके अलावा आपको बता दें कि 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, पहले एशियन साइंटिस्ट थे ये जिनको साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एशियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में फिजिक्स में, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश सरकार ने जो है उनको नाइट से सम्मानित जो है वो किया गया 1929 में। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, भारत रत्न से भी इनको जो है वो सम्मानित किया गया 1954 में, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रमन इफेक्ट क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझो, जब लाइट किसी सब्सटेंस से इंटरैक्ट करती है, किसी भी चीज से अगर लाइट इंटरैक्ट कर रही है, तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है। इस फिनोमेना को रमन इफेक्ट कहते हैं। और उसे, इसका उपयोग जो है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को एनालाइज करने के लिए। मटेरियल साइंस, सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडेंटिफिकेशन हो, फॉरेंसिक साइंस में किया जा सकता है रमन इफेक्ट का उपयोग। जो सील्ड एविडेंस बैग्स जो होते हैं ना, उसमें ड्रग्स और केमिकल्स को डिटेक्ट करना,
कई बार ऐसे होते हैं कुछ बैग के अंदर जो है वो डिटेक्ट करने के लिए कि बैग के अंदर जो है वो कहीं ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, तो उसके लिए भी ये रमन इफेक्ट का उपयोग जो है वो होता है। फाइबर ऑप्टिक प्रोब से न्यूक्लियर वेस्ट एनालाइज करना न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए। फिर कैंसर डिटेक्शन और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी इसका उपयोग होता है। रमन इफेक्ट काफी सारी चीजों में इसका उपयोग जो है वो होता है। बस तो प्रीलिम्स के लिए रमन इफेक्ट क्या होता है, कहाँ पर उसका उपयोग होता है, सीवी रमन के कंट्रीब्यूशन, नेशनल साइंस डे की थीम 2025 की, और कब मनाया जाता है वो, और नोबेल प्राइज जो विनर्स है ये पहले एशियन है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, तो वो आप नोबेल प्राइज उनको फिजिक्स में मिला है। तो वो थोड़ी सी चीज आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी इंडिया आगे जो है वो बढ़ी है, तो बस आप ये पूरे पॉइंट जो है वो लिख लेना क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। 39th हमारी रैंक आई थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 2024 की जो रिपोर्ट थी उसमें इंडिया छठे नंबर पर आई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फाइलिंग में। फिर ये भी लिख लेंगे आप टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक जो है वो 49 हुई 79 से, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन किया अपने इनिशिएटिव के थ्रू, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करके। नेशनल क्वांटम मिशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग में इंडिया जो है वो लीड कर रहा है, उसके लिए मिशन लाया गया। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, 33 सुपर कंप्यूटर जो है वो डिप्लॉय किए गए विद 32 पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटिंग कैपेसिटी। फ्यूचर प्लान्स यही है कि 77 पेटाफ्लॉप्स भारतीय टेक्नोलॉजी से जो है वो बनाया जाए। फिर भारत जेन इनिशिएटिव, इंडिया का पहला मल्टी मॉडल मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव एआई का भी कुछ दिनों पहले भी इसके बारे में हमने पढ़ा था। जियो स्पेशियल साइंस की अगर बात करें तो हम जो है वो स्पेशल थिंकिंग प्रोग्राम भी जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर काफी सारे राज्यों में, बेटर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, कि इनोवेटिव माइंडसेट उनका बचपन से ही जो है वो शुरू हो जाए। क्लाइमेट पर 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए गए फ्लड और ड्रॉट रिस्क मैपिंग के लिए। तो ये पूरी चीज जो है वो आप लिख लेना है ना, ये पूरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नेशनल साइंस डे का सिग्निफिकेंस यही होता है कि इस दिन प्रमोट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो साइंस की फील्ड में आगे बढ़े। अब नेक्स्ट ये टॉपिक सुनने वाला है बस। इंडिया का इस स्पेस सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया इंडिया स्पेस सेक्टर में। और अनुमान है कि 2025 तक इंडिया की स्पेस इकोनॉमी 44 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकती है। तो स्पेस के लिए सरकार ने जो है वो क्या क्या चीजें करी है, तो बस वो उसके बारे में जो है वो आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। 2020 में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया गया। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस हम लोग बोलते हैं, इन स्पेस के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। इन स्पेस जो कमर्शियल जितनी भी यानी कि डील होती है ना प्राइवेट सेक्टर के साथ, वो ये कंपनी करती है हमारी इसरो की, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व जो है वो करवाती है, राइट। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी प्रमोट करती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसरो से प्राइवेट एंटरप्राइज को। अभी कुछ याद आ रहा है, 166 टेक्नोलॉजी इसरो ने अपनी जो है प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर, इंडस्ट्रीज को बेसिकली ट्रांसफर करने की बात करी, इसमें बहुत फायदा होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था। इसरो के साथ प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। भारत में 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम जो है वो कर रहे हैं, राइट। स्टार्टअप जैसे कि स्काई रूट, अग्निकुल, राइट। तो ये प्राइवेट लॉन्च व्हीकल जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट के लिए जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। पिक्सल ये बेसिकली हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन डेवलप कर रहे हैं। गैलेक्सी आई जो है वो इन्वॉल्व है इसमें। सिंथेटिक अपार्चर रडार को ऑप्टिकल इमेजरी के साथ जो है वो मर्ज किया जा रहा है जिससे कि बेहतर तरीके से धरती को ऑब्जर्व किया जा सके, टेलीस्कोप के लिए है ये बेसिकली। पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल प्रोग्राम, इसके बारे में भी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया है। फिर गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्पेस सेक्टर के अंदर, है ना। इसरो ने सक्सेसफुली 433 फॉरेन सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर दी है। ये लिखना मत इसके रिलेटेड ज्यादा नोट्स मत बनाना क्योंकि ये एग्जाम में आ ही जाता है। हमारे मेजर मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे चंद्रयान मिशन हुआ, राइट। चंद्रयान 3, गगनयान मिशन, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बजट फ्रेंडली करने के लिए। इंडिया जो है वो पहली कंट्री बना कि जो साउथ पोल मून पे जो है वो उसने स्टडी जो है वो करी, पहुंचा है, ठीक है। स्वामित्व स्कीम से सैटेलाइट और
ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने के लिए। तो स्वामित्व स्कीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। महिला महिला साइंटिस्ट ने भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है काफी सारे मिशन में, जैसे चंद्रयान, आदित्य 11, है ना। तो ये बताता है कि इंडिया का कमिटमेंट जो है वो जेंडर इंक्लूसिविटी पर भी है, कि फीमेल भी पीछे ना हटे। ठीक है, बस यही चीज़ है, टैलेंट की शॉर्टेज अभी भी है, ये प्रॉब्लम्स है जिसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है। यूएसए, चाइना, रशिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में लीड कर रही हैं। इसमें रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट भी तैयार कर रहे हैं, अच्छी बेहतरीन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस को बढ़ा रहे हैं अपने अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। तो इंडिया को भी अभी और रिसर्च डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। काफ़ी सारे स्टार्टअप जो है वो फॉरेन लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर रिलाय करते हैं, जैसे स्पेस एक्स का फैल्कन 9, कॉस्ट और शेड्यूलिंग कॉन्स्टेंट के चलते। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ग्लोबल कोलैबोरेशन दूसरी, जैसे कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशिया की रॉसकॉस्मॉस, इनके साथ जो है वो मिलकर हम लोग और स्पेस सेक्टर में जो है वो रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाएं, प्राइवेट सेक्टर को और इन्वॉल्व करें, जिससे कि एफिशिएंटली स्पेस सेक्टर में रिसर्च जो है वो की जा सके। बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसके अंदर और कुछ नहीं था आपके लिए लिखने वाला। अब आरबीआई ने क्या किया गाइस, एक पूरे इंडिया का सर्वे किया है, जिसमें देखा है इन्होंने कि मेजर क्रॉप्स जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, है ना, फिर पेरिशेबल क्रॉप्स जैसे होते हैं ना, सड़ जाते हैं, टमाटर, ये सब। तो इनका फाइनल कंज्यूमर प्राइस में से किसान को कितना मिलता है, मतलब कि आप मार्केट में जाते हो फल खरीदने, सब्जी खरीदने, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो 15 रुपए किलो भिंडी जो है वो मिल गई, है ना। 15 रुपए किलो आपको भिंडी मिली है, तो उस 15 रुपए में से किसान को कितना मिलेगा, ये स्टडी करवाया आरबीआई ने। तो आपको पता है क्या पता लगा, गेहूं और चावल में किसान का शेयर काफी कम है। दाल और पेरिशेबल जो क्रॉप्स है उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होता रहता है। मिडिल मैन और सप्लाई चेन में इनएफिशिएंसी से किसान का प्रॉफिट कम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये प्रॉब्लम को आप रिड्यूस जो है वो कर सकते हो। तो ऑनलाइन चीज़ों को रख दोगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही इसके बारे में चर्चा करी थी, याद आ रहा है किसी को? मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में जो बता रहा था, जो एग्रीप्रेन्योर है। उनके पिताजी जो है वो एक्स आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, यानी कि रिटायर्ड हो गए। तो अभी उन्हीं की शादी थी जिसपे मैं गया था, तो मैंने आपको बताया था कि वो एग्रीप्रेन्योर है। और उन्होंने मुझे एक रियलिटी बताई, क्योंकि हम लोग साथ में मंडी गए हुए थे। क्योंकि मैं भी उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ, इस एक्टिविटी में भी। तो मैं उनके साथ गया था, तो हमने बताओ क्या नोटिस किया है, जो भिंडी 15 रुपए किलो मार्केट में मिल रही है, 15 रुपए की 1 किलो, वो किसान से कितने में परचेज की गई पता है? 50 रुपए में। अब आप बोलोगे सर 15 रुपए में 1 किलो और किसान से 50 रुपए में खरीद रहे हैं, तो लॉस में बेच रहे हैं। 50 रुपए, 50 रुपए में नहीं, सॉरी, 15 रुपए किलो जो है वो मिल रही है कहाँ, मार्केट में। किसान से जो है वो खरीदी है 15 रुपए की 5 किलो। तो किसान को 5 गुना लॉस हो रहा है ना, या 4 गुना लॉस हो रहा है, ऐसा आप समझो। सोचिए आप कि कितनी खतरनाक स्थिति है। सॉरी, 50 रुपए 15 किलो था यार, मैं आपको थोड़ा सा, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, 50 रुपए में 15 किलो, हाँ। 15 रुपए किलो भिंडी चल रही है, और 50 रुपए की 15 किलो भिंडी जो है वो अवेलेबल थी। तो ये आंकड़ा आया भाई, तो सोचो कितना नुकसान हो रहा है, यानी कि मरे के भाव में किसान जो है वो चीजों को बेच रहा है। याद आ रहा है कुछ दिनों पहले ही हमने जो है वो डिस्कस किया था। बस यही था इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ नहीं, ये सब आंकड़े वगैरह याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आप पढ़ लोगे उसी के अंदर। ठीक है, चैलेंजेस यही है भाई कि अनऑर्गेनाइज सप्लाई चेन है, ये चैलेंजेस लिख लेना कि एग्रीकल्चर के सप्लाई चेन में क्या क्या चैलेंजेस है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स डाल देना जो आपको मेंस में हेल्प करेगा। और गाइस, मेंस के आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखना शुरू करो। बुलेट पॉइंट्स जो होता है वो नीट एंड क्लीन होता है, जो कॉपी चेक करने वाले को अच्छा लगता है। बस दैट्स इट। अब एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबरर्स का एक इंडेक्स जो है वो सामने आता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स और रूरल लेबरर्स जो है वो बेसिकली मंथली तैयार जो है वो किया जाता है 20 राज्यों के लिए, ऑल इंडिया लेवल पर। और इसको लेबर ब्यूरो रिलीज करती है। तो आपसे ये पूछेंगे लोग,
कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो जो है वो रिलीज करती है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर्स। ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है। जैसे रूरल लेबर्स है, उसी का ही एग्रीकल्चरल लेबर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, कैटेगरी एक प्रकार की। मिनिमम वेजेस को सेट करने के लिए इसका उपयोग होता है। बेस ईयर जो है वो इनका 1986 87 जो है किसका? रूरल लेबर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स का। बट अगर आप देखेंगे जनरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसका जो बेस ईयर है वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 11 12 जो है वो किया गया है। इसको और बढ़ाने की अभी चर्चा जो है वो चल रही है बेहतर एनालिसिस के लिए। केप वल्चर। केप वल्चर का इसकी फोटो देखना, बड़ा प्यारा दिखता है, गिद्ध है ये। एक बहुत ही मतलब ओल्ड वर्ल्ड वल्चर ने पाया कि ये बहुत ही कम जगह पर नजर आ रहे हैं, मात्र सदर्न अफ्रीका में, पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका, लेसोथो, बोट्सवाना, मोजाम्बिक। तो ये चीज याद रखिएगा। केप वल्चर जो है वो स्ट्रिक्टली स्कैवेंजर है, आप जानती हैं गिद्ध जो है वो स्कैवेंजिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, मरे जानवरों को जो है वो खाता है ना। ठीक है। और केप वल्चर जो है वो वल्नरेबल है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ये फैक्ट ध्यान में रख लेना। बस गाइस, आज के लिए इतना ही था, और आपके लिए वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रही है उससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है। ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो लिखने की, और ऐसा क्वेश्चन एक बार मेंस में पूछा जा भी चुका है अभी कुछ साल पहले। ठीक है। और हमारे पेड कोर्स को जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। ये ज्ञान सर है, ज्ञान सर का पेड कोर्स है, और मैं हूं कमलाक्ष झा। अब साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे कल हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ कि 4 तारीख वाले लेक्चर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, आई थिंक आखिरी वाला टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो पाया। तो वो बीच में मिड इन इन बिटवीन में कभी भी करवा दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, मैं बता के आपको करवा दूंगा, ठीक है। वो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने अलग से जो है उसको सेव कर लिया अपने पास। तो चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय हिंद, जय श्री महाकाल।